हेलो, आवाज़ आ रही है? यूट्यूब पे हम लोग लाइव आ चुके हैं और प्लेटफॉर्म्स पे धीरे धीरे लाइव आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक छोटे मार्जिन से राजद की हार हुई है अररिया में। 20,094 वोटों से राजद हारी है। तो उसके क्या वजह हो सकते हैं? जब हम आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो क्या क्या चीज़ सामने आ रहा है, इन चीज़ों पर अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आवाज़ आ रही है, ताकि हम आगे इस लाइव में इस लाइव को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और चर्चा करें। जो भी आपके सवाल हों आप पूछते रहें। हम जितना जिस हद तक हो सकेगा हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। तो फ़िलहाल हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम, ट्विटर, चारों प्लेटफॉर्म पर लाइव आ चुके हैं। तो धीरे धीरे सभी साथी लाइव जुड़ते जा रहे हैं। और आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ रहे हैं वहाँ पर आप कमेंट करके बताएं कि आप हमें क्लियर सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। तो हमारा इस लाइव आने का मकसद और मुद्दा जो है वो आज का ये है कि अररिया में अररिया लोकसभा में जो राजद की हार हुई है उसके वजह क्या हो सकते हैं। तो जो साथी लाइव में नहीं जुड़ सकते हैं, देर तक नहीं रह सकते हैं, वो हमारे वेबसाइट पर जाकर, हमारे वेबसाइट आप खोलेंगे mymedia.in, वहाँ पर सबसे ऊपर अभी यही खबर लगी है कि अररिया में क्यों हार गए राजद के शहनवाज। इसमें हमने पॉइंट वाइज जो जो वजह, जो जो रीज़न हो सकता है इसका, हमने यहाँ पे गिनाया है। अभी हम इस पर बात भी करेंगे और आपको आंकड़े भी दिखाएंगे कि जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कि किधर किसको वोट क्या मिला। तो सबसे पहले हम अररिया लोकसभा पे एक नज़र डालते हैं कि अररिया लोकसभा का सामाजिक सामाजिक समीकरण कैसा है, किस जाति के पास कितने वोट हैं, किस तरीके से वोट वहाँ पे बटा हुआ है। इस बार जो अररिया लोकसभा में टोटल वोट थे वो 20,18,767, 20,18,000 आप मान सकते हैं, 20,18,000 के आसपास वोट थे, जिसमें से 12.5 लाख की यहाँ पे पोलिंग हुई थी। तो ये हुआ कि कितने वोट थे और कितने वोट पड़े। अब हम इस पे बात करें कि सामाजिक समीकरण अररिया का क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि करीब 40% के आसपास यहाँ मुस्लिम आबादी है। कई लोग 40 से थोड़ा ज़्यादा भी अनुमान लगाते हैं, कई लोग 40 से थोड़ा कम, 39, यानी आप 40 एवरेज में मान सकते हैं कि 40% मुस्लिम आबादी है। जिसमें मुख्यतः जो मुस्लिम में जो कास्ट हैं, कुल्हैया, सेखड़ा, अंसारी, सुरजापुरी, शेरशाहवादी, सैयद शेख पठान, अ, ये जातियों का मिक्सचर है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुल्हैया आबादी है, मुस्लिम आबादी अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो ये हो गया मुस्लिम समीकरण, जो 40% के आसपास मुस्लिम आबादी है, उसमें ये जातियाँ हैं। हिंदुओं में अति पिछड़ा आबादी सबसे ज़्यादा है। अति पिछड़ा में धानुक, केवट, केवर्थ, खंगर, अमाद, बिंद, नुनिया, गंगई, हलवाई, ये आबादियों का मिक्स है जो अति पिछड़ी जाति की आबादी है, जो अराउंड 28%, 28% के आसपास हो जाता है। उसके बाद दलित महादलित आबादी करीब 11% है, जिसमें ऋषिदेव समाज के लोग ज़्यादा हैं। दलित महादलित आबादी ये 11% के आसपास है। यादव आबादी लगभग 10% के आसपास है। बनिया आबादी 5% के आसपास है। वैसे ही स्वर्ण समाज की अपर कास्ट आबादी जो है वो 5% के आसपास है। और कुशवाहा कोयरी आबादी जो है, कुशवाहा कोयरी आबादी ये 1% के आसपास है। तो ये समीकरण है। लेकिन जब आप बूथवार इस बार का आप एनालिसिस करेंगे, बूथवार कि किस बूथ पे किसको कितना वोट मिला, तो उस आंकड़े पर नज़र डालने पे ये ऐसा लगता है, ऐसा पता चलता है कि इस चुनाव में अररिया के अंदर कम से कम राजद का MY समीकरण सफल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अररिया लोकसभा के अंदर ऐसे बूथ पर भी राजद को ज़्यादा वोट मिलते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर यादव आबादी ज़्यादा है। तो मुस्लिम वोट मिले ही हैं और यादव आबादी की वोट भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्ट अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि किस आबादी का कितना मिला है, लेकिन आप रफ एस्टिमेट बूथ में, जैसा जिस बूथ में वोट मिलता है, स्थानीय लोगों से संपर्क करके जब हमने उसको एक एस्टिमेट निकालने की कोशिश की, तो ऐसा लगता है कि राजद को जो
5,80,000 वोट मिला है, उसमें से 4.5 लाख के आसपास जो है वो मुस्लिम वोट है। और क्योंकि यादव वोट यहाँ पे कम है, 10% ही है, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि लगभग 85,000 से लेकर 90,000 के बीच यादव आबादी के वोट भी मिले होंगे। बाकी अन्य जो अति पिछड़ी वोट हैं, दलित महादलित वोट हैं, बाकी जो बचे उसमें से वो वोट मिलते हुए ऐसा दिख रहा है। ऐसा है, आप जब बूथवार नज़र डालेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो कि किस बूथ पे किस आबादी, किस कास्ट की आबादी ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि राजद की MY समीकरण यहाँ पे पिछले बार के मुकाबले 2019 में वो समीकरण नहीं बन पाया था राजद के लिए अररिया में, इसलिए राजद का जो हार का मार्जिन था 2019 में वो 1,37,000 का था। और इस बार वो समीकरण कहीं ना कहीं सफल हुआ, तो 1,37,000 से घट के वो मार्जिन जो है सिर्फ 20,000 पे आ गया। अब राजद की हार कहाँ पे हुई, तो आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाएंगे और इस पर जब नज़र डालेंगे कि जो 20,000 वोट राजद को कम मिले, वो वोट किधर गए होंगे, इसका अगर आप अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको एक बार वेबसाइट खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हमने अपने अपने वेबसाइट पे भी इसका स्क्रीनशॉट वैसे लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि राजद कि अररिया के अंदर इस बार टोटल जो है अररिया के अंदर 9 उम्मीदवार थे। उन 9 उम्मीदवारों में 6 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 9 उम्मीदवारों में जो मेन उम्मीदवार हैं भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह और राजद के शाहनवाज, उसके अलावा राजद के एक बागी उम्मीदवार थे शत्रुघ्न सुमन, और एक उम्मीदवार थे अखिलेश यादव जो पूर्व DSP हैं। तो प्रदीप कुमार सिंह, शत्रुघ्न और अखिलेश के अलावा बाकी जो 6 उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा ठीक ठाक हो गया है। आप देखेंगे कि BSP जो गैसुल आजम खड़े हुए हैं, ये जो कि हाट क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा वोट राजद को आता है, और परसेंटेज में भी देखेंगे। और इस बार हालांकि अररिया और जो कि हाट में लगभग बराबर ही वोट आए। तो गैसुल आजम वहीं जो कि हाट इलाके के रहने वाले हैं, तो इन्होंने 12,690 वोट लिए हैं। तो एक तो ये हो गया। मोबिनुल हक जो हैं ये भी जो कि हाट इलाके के रहने वाले हैं, इन्होंने भी 12,000 के करीब वोट लिया है। उसके बाद इस्माइल हैं, ये 7,000 वोट लाए हैं, ये भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। बाकी और 2 उम्मीदवार हैं, मुश्ताक आलम और जावेद अख्तर। मुश्ताक आलम ने करीब 5,000 और जावेद अख्तर ने 3,000 के करीब वोट लिया है। तो आप वोटों का बंटवारा विधानसभा वाइज अगर देखेंगे तो ये जो मैं ये कह रहा था कि ये जितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं इन सब का वोट मिलाकर लगभग 40,000 हो जाता है। तो 40,000 वोट ऐसे छोटे छोटे जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनमें बढ़ गया, और इस वजह से वो जो 20,000 राजद को कम वोट मिला वो कहीं ना कहीं इधर बढ़ते हुए दिख रहा है। और एक फैक्टर यहाँ पे ये है कि गैसुल आजम क्योंकि BSP के कैंडिडेट थे, तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि BSP का अपना कुछ भी जो वोट है वो अपना भी है, मतलब 3-4 हज़ार ही सही। तो BSP को अपना एक जो दलित वोट मिलता है वो भी इनको कुछ मिला है। तो BSP के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट और दलित वोट थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन उनका जो मुस्लिम वोट उन्होंने वहाँ पे कम लिया वो कंपनसेट हो जाता है। आप जब आते हैं राजद के जो बागी उम्मीदवार थे शत्रुघ्न सुमन, ये इन्होंने उतना मुस्लिम वोट ले लिया होगा, क्योंकि जब हम पब्लिक ओपिनियन भी कर रहे थे तो आप सिकटी इलाके में जब आप लोगों से बात करेंगे, जहाँ पे सिकटी मार्केट के आसपास जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लोगों ने ये ज़रूर कहा कि अगर वहाँ पे मंडल समाज से आते हैं शत्रुघ्न सुमन, तो मंडल समाज के लोग अगर 2 कह रहे थे कि वो शत्रुघ्न सुमन को वोट देंगे, तो 2 मुस्लिम समाज के भी लोग कह रहे थे। तो शत्रुघ्न सुमन को भी कुछ हद तक मुस्लिम वोट मिले हैं। तो इस तरीके से मुस्लिम वोटों का बिखराव जो हुआ इन 6 कैंडिडेट में, और शत्रुघ्न सुमन जो निर्दलीय लड़ रहे थे, लेकिन राजद के बागी उम्मीदवार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 का चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव इन्होंने सिकटी विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर लड़ा था। 2015 के चुनाव में ये महागठबंधन के उम्मीदवार थे, राजद जदयू के कंबाइंड उम्मीदवार थे। उससे पहले 2005 में इनके पिता सिकटी के विधायक भी रह चुके हैं, तो जाने माने चेहरा हैं उस इलाके के। तो इन्होंने इस बार अलग से नामांकन किया, निर्दलीय चुनाव लड़े, तो उनको भी कुछ मुस्लिम वोट मिला, और बाकी इन उम्मीदवारों को भी 6 उम्मीदवारों को भी मुस्लिम वोट मिला। और इस तरीके से एक ये बहुत बड़ा रीजन, एक वजह बन जाता है राजद के हार का अररिया के अंदर।
बाकी आप देखेंगे कि अररिया में वोट का बिखराव कैसे हुआ, किसको कितना वोट मिला, इस चीज़ पर आप जब ध्यान देंगे तो आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अ, ये पहले हमेशा से यही होता रहा है कि राजद जीते या हारे वो अररिया और जोकीहाट दो ही विधानसभा में बढ़त लेती है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि भले ही राजद ने फॉरबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, सिकटी में बढ़त नहीं लिया है, लेकिन वोट इनका बढ़ा है दो जिले में। तो आप ये हमारे वेबसाइट पे एक टेबल भी बनाया गया है, इसमें हमने समझाया है कि किस तरीके से आप फॉरबिसगंज में पिछले बार राजद ने 74,000 वोट लिया था, तो इस बार वो 87,000 हो जाता है, 87,000 हो जाता है। वहीं पे बीजेपी का आप देखेंगे तो बीजेपी ने फॉरबिसगंज में पिछले बार 1,25,000 लिया था, तो इस बार उनका 1 ही हज़ार बढ़ा है, वो 1,26,000 हुआ है। लेकिन राजद का वोट जो है वो 13,000 बढ़ गया है फॉरबिसगंज के अंदर। रानीगंज आप आइए, रानीगंज में राजद ने पिछले बार सिर्फ 67,000 लिया था, तो इस बार 83,000 लिया है। तो ये वोट जो है लगभग यहाँ पे 15,000 वोट का इजाफा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप इधर आएंगे, रानीगंज में बीजेपी का वोट का बढ़त देखेंगे तो बीजेपी का वोट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये भी लगभग उसी उसी रेंज में हुआ है। नरपतगंज में आप आइए, नरपतगंज में जो है राजद को बहुत बड़ा फायदा हुआ और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो नरपतगंज में उमूमन ये कहा जाता है कि नरपतगंज में जो है यादव आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि यादव आबादी नरपतगंज जिस इलाके में ज़्यादा है वहाँ पे 61,000 से 88,000 पे राजद का वोट चला गया है। तो ये आप लगभग आप देख लीजिए, ये लगभग 27,000 का बढ़त राजद को यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है, 61,000 से 88,000 चला गया। लेकिन बीजेपी का वोट 1,30,000 से 1,06,000 वो कम हो गया, 24,000 घटा है। और बीजेपी का वोट नरपतगंज में 24,000 घटा है, और वहीं नरपतगंज में राजद का वोट जो है ये आप 27,000 बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि एमवाई समीकरण सफल होता हुआ दिख रहा है, तो नरपतगंज के डाटे से भी कुछ हद तक उस तरफ हिंट मिलता हुआ दिख रहा है। सिकटी में आइए, सिकटी में 60,000 वोट राजद को पिछली बार मिला था, इस बार 75,000 पे राजद है। वहीं पे बीजेपी को 1,19,000 मिला था, बीजेपी का घट गया 1,12,000 हो गया है। उसी तरीके से नोटा आप देखेंगे तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2019 में बीजेपी को नोटा में 430 वोट मिले थे और राजद को सिर्फ 73 वोट मिले थे, 100 वोट भी नहीं मिल पाए थे। जो ये पोस्टल बैलेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग कहीं जॉब करते हैं तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करते हैं, तो वो वोट जो है 430 पिछली बार बीजेपी को मिला था और राजद को सिर्फ 73 मिला था। इस बार बीजेपी को 1,28,000 मिला है, तो उससे ज़्यादा उस 1,1148 वोट, लगभग 1150 वोट राजद को मिला है। तो पोस्टल बैलेट में भी राजद आगे होते हुए यहाँ दिख रही है। लेकिन राजद अब पिछड़ कहाँ गई, इस आंकड़े को आप देखेंगे, क्योंकि राजद की जो हार हुई है तो राजद को एक नुकसान होता हुआ जो दिख रहा है, वो थोड़ा ही भले ही क्यों ना हो, वो नुकसान जोकीहाट में होता हुआ दिख रहा है। जोकीहाट में राजद 1,10,000 से 1,21,000 पे जरूर गई, 1,10,000 19 में था, इस बार 1,21,000 पे गई। लेकिन बीजेपी भी 55,000 से 56,000 पे पहुंच गई। तो बीजेपी को लगभग 1,1200 वोट प्लस जो हुआ जोकीहाट में, क्योंकि जोकीहाट और अररिया के भरोसे ही राजद की जीत होती है, तो ये 1,000 का नुकसान भी जो बीजेपी की तरफ पॉजिटिव हुआ है जोकीहाट में, वो राजद के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो है कि नेगेटिव काम कर गया, ये कहीं ना कहीं कि राजद का वोट यहाँ प्लस हुआ। लेकिन अररिया में आप जैसे जाएंगे तो अररिया में फिर राजद का वोट बीजेपी का वोट घटता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी पिछले बार 77,000 लाई थी 2019 में, इस बार 74,000 पे पहुंच गई है। राजद 1,07,000 लाई थी तो 1,22,000 पे पहुंच गई है। तो ये पूरा फैक्टर रहा, इस तरीके से वोटों का बंटवारा रहा और ऐसे हुआ जो मैंने आपको बताया कि किस विधानसभा में कैसे वोट मिले। तब हम वापस आते हैं कि और क्या क्या फैक्टर रहे हार के। तो वेबसाइट पे जैसा कि हमने एक एक करके गिना ही दिया है, हमने आपको समझाया कि वोट का समीकरण क्या है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि निर्दलीय उम्मीदवार और बसपा के उम्मीदवार जो मुस्लिम उम्मीदवार 6 थे, उन्होंने जिस तरीके से 40 वोट ले लिए, 40,000 वोट ले लिया, तो जो आरजेडी का मार्जिन है वो सिर्फ 20,000 का है।
और इन 6 उम्मीदवारों ने 40,000 के करीब वोट ले लिया, यानी मार्जिन से दुना वोट इन उम्मीदवारों का आ गया। तो वो उस वोट का नुकसान हो गया। कुछ राजद के नेता भी बताते हैं कि पहले जब, क्योंकि ये जो उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय लड़े थे, ये ट्रेडिशनली चुनाव लड़ते रहते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन पहले उनका प्रभाव उतना नहीं होता था, 2-3 हज़ार ही वोट लाते थे। इस बार जब ये 10,000 12,000 इस तरीके से वोट लाए, तो वो राजद को उस चीज़ का नुकसान यहाँ पे हो गया। अब जो है सबसे बड़ा फैक्टर जिस पे बात करना ज़रूरी है कि जो भाई भाई की लड़ाई है अररिया और जोकीहाट के अंदर, उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं इस चुनाव में राजद को हुआ है। अब आप देखिए कि हुआ क्या, ये पूरा हमने डिटेल में वेबसाइट में वैसे लिखा है। जो लोग नए हैं वो अगर नहीं जानते तो थोड़ा आपको बता देते हैं बैकग्राउंड। 2014 में तस्लीमुद्दीन साहब अररिया से राजद के टिकट पर सांसद बनते हैं। 2017 में उनका निधन हो जाता है। तो 18 में अररिया लोकसभा उपचुनाव हुआ। अररिया लोकसभा उपचुनाव में सरफराज आलम जीते, सांसद बने। जब वो सांसद बने, वो तब जोकीहाट के विधायक हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब वो सांसद बन गए तो जोकीहाट में उपचुनाव हुआ। जोकीहाट में जब उपचुनाव हुआ तो उनके छोटे भाई शाहनवाज ने चुनाव लड़ा, वो वहाँ से विधायक बने। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सरफराज आलम हार गए लोकसभा चुनाव। तो वापस 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने जोकीहाट आ गए। तो जोकीहाट जब वो आए लड़ने, तो राजद ने सिटिंग वहाँ के जो एमएलए थे शाहनवाज, उनका टिकट काटकर उनके बड़े भाई सरफराज को टिकट दे दिया। तो ऐसे में शाहनवाज एआईएमआईएम के टिकट पर आए और उन्होंने अपने बड़े भाई को 7,000 वोटों के लगभग मार्जिन से चुनाव हरा दिया। तो उसके बाद फिर बाकी आप जानते हैं कि 2022 में फिर महागठबंधन की सरकार बनती है और उसमें वो मंत्री भी बनते हैं। उसके बाद 2024 का जब चुनाव हुआ तो राजद ने बड़े भाई को टिकट ना देकर लोकसभा का टिकट पूर्व मंत्री शाहनवाज को दे दिया। तो जब टिकट मिला, उसके बाद सरफराज आलम ने एक सभा का आयोजन किया, जिसका हमने उस वक्त वीडियो भी दिखाया था। वहाँ हमने सरफराज आलम का इंटरव्यू भी किया था। तो उस वक्त उसके बाद हालांकि उन्होंने कोई बगावत खुलकर नहीं किया, खुलकर किसी के साथ, विरोधियों के साथ मंच साझा करते हुए तो नहीं नजर आए। लेकिन जो उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन का एक प्रोग्राम अररिया शहर के अंदर किया था, वहाँ पर खुलकर राजद, तेजस्वी यादव और लालू यादव के विरोध में जो नारे लगे, तो उससे एक संदेश सरफराज आलम के समर्थक में कहीं ना कहीं चला गया कि सरफराज आलम इस बार राजद के विरोध में हैं, क्योंकि खुलकर समर्थकों ने वहाँ पे राजद मुर्दाबाद और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद और लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो भी हमने चलाया था। और ये वही हमारी वेबसाइट पे जो तस्वीर लगी है, ये उसी प्रोग्राम की तस्वीर है जहाँ पर ये नारे लगे थे। तो ये एक फैक्टर रहा, क्योंकि 20,000 वोटों का सिर्फ मार्जिन है। तो यहाँ पर अगर 20,000 समर्थक भी कम से कम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या 5-6 हज़ार भी हो जाते हैं, तो ऐसे समर्थक ने जाहिर सी बात है राजद को वोट नहीं किया होगा। तो वहाँ पर वो भी राजद के हार का एक बहुत बड़ा वजह बना। जो कि फील्ड में आप जाते थे, तो फील्ड में जब हम लोग कवरेज के दौरान जाते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक होते थे वो ये ज़रूर कहते थे कि वो भले ही नोटा को वोट कर देंगे, लेकिन इस बार राजद को वोट नहीं करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि राजद ने दोनों भाइयों में एक जो है, आप कह सकते हैं कि दोस्ती नहीं करा पाई राजद चुनाव के दौरान। तो इसका खामियाजा राजद को इस इलेक्शन के अंदर अररिया में भुगतना पड़ा। अब एक जो फैक्टर है पप्पू यादव फैक्टर, इसको मैं इसलिए इसमें मैंने जोड़ा है क्योंकि आप देखेंगे सीमांचल कोसी क्षेत्र में पप्पू के में सीमांचल और कोसी का जो इलाका है, इस इलाके में पप्पू यादव का बड़ा दबदबा है, इन्फ्लुएंस है। क्योंकि सीमांचल की पूर्णिया सीट से इस बार ही नहीं बल्कि पहले भी पप्पू यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, सुपौल से उनकी वाइफ रंजीत रंजन सांसद रह चुकी हैं। तो जो पूर्णिया का प्रकरण हुआ कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया, लेकिन राजद ने पूर्णिया सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा और वहाँ से राजद ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, जो सिर्फ 2% के आसपास वोट, 27,000 वोट ही ला पाई। वो तो खैर एक अलग कहानी है। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में बयानबाजी हुई, एक जुबानी जंग हुई, और जिस तरीके से पूर्णिया में राजद की पूरी टीम लग गई पप्पू यादव को हराने के लिए, कई सभाएं की तेजस्वी यादव ने, वहाँ के बड़े नेताओं ने वहाँ कैंप किया,
तो आसपास के भी जिन सीटों पर, पूर्णिया के अलावा, पूर्णिया में तो खैर राजद के खिलाफ गुस्सा था ही, पूर्णिया के आसपास भी जिन सीटों पर राजद का उम्मीदवार था, पप्पू यादव के समर्थक वहां राजद को वोट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ये जब फील्ड में भी आप जा रहे थे इस चीज़ का एहसास हो रहा था। ये चीज़ सुपौल में भी राजद का उम्मीदवार था, वहाँ देखने को मिलता है। मधेपुरा में राजद का उम्मीदवार था, वहाँ देखने को मिलता है कि पप्पू यादव के समर्थक तैयार नहीं थे। अररिया में राजद के उम्मीदवार थे, देखने को ये चीज़ मिलता है। जो राजद के लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि पप्पू यादव फैक्टर की वजह से कम 5-10 हज़ार यादव वोटों का नुकसान और 3-4 हज़ार मुस्लिम वोटों का नुकसान ज़रूर हुआ है अररिया में। एग्जैक्ट क्योंकि आप नहीं कह सकते कि जाके पूछ नहीं सकते हैं एक एक करके, तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है कि इतना नुकसान हो सकता है कि हुआ हो, क्योंकि पप्पू यादव को के साथ जो हुआ वहाँ पे, और जो वहाँ का कि उसको मीडिया कवरेज भी इतना ज़्यादा मिला कि ये बात घर घर तक पहुँच गई कि राजद वहाँ पर पप्पू यादव के खिलाफ लड़ रही है, वहाँ सभाएं कर रही हैं। तो उस इसका नुकसान राजद को हुआ। और फिर जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी राजद सिर्फ 4 ही सीट जीत पाई। तो उसके बाद जो पप्पू यादव सभाएं करके पप्पू यादव जो खुलेआम तेजस्वी यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो अब चल ही रहा है। वो एक आगे आगे वाले चुनाव के लिए भी एक तक क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के मोटा मोटी ये चीज़ें थी। और एक चीज़ है जो हमने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन उस चीज़ पे भी गौर किया जा सकता है कि हालांकि वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई इलेक्शनों में होता है ऐसा कि उम्मीदवार का ऐलान जो देरी, उम्मीदवार के ऐलान में जो राजद ने देरी किया, तो उससे भी हो सकता है, उससे भी एक ये था कि उम्मीदवार को वक्त कम मिला हो, कैडर को वक्त कम मिला हो, कार्यकर्ताओं को वक्त कम मिला हो। इस फैक्टर को हमने इसने वेबसाइट के स्टोरी में हमने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने नामांकन से 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी कैंडिडेट की घोषणा की, और वो कैंडिडेट जीतने में भी सफल रहे। तो वो बड़ा फैक्टर मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जब कोई कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहा होता है, तो पार्टी अगर ये इंश्योर करती है, कोई पार्टी की कैंडिडेट को पर्याप्त टाइम दे, मतलब इतना टाइम दे कि कैंडिडेट हर एक इलाके में जा पाए, तो वो फिर ज़्यादा सेफ हो जाता है कैंडिडेट के लिए। तो ये भी एक वजह कहीं ना कहीं रही होगी कि पार्टी ने कैंडिडेट की घोषणा में देरी की, जिसको अररिया के लोग भी लिखते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। अब हम आपके कुछ अगर सवाल हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल देखते हैं, और अगर आपने पहले वो सवाल डाले हों तो अब मेरी गुजारिश है कि आप फिर से डाल दें, ताकि वो आपका सवाल ऊपर आ जाए और हम उसको देखकर जवाब दे सकें। सवाल यूट्यूब। आवाज़ के बारे में कई लोगों ने कमेंट किया, आवाज़ तो अब ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चल आवाज़ ठीक है। हम बाकी जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो तो एग्री ही कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, तो सवाल जैसा कुछ यूट्यूब पे तो नहीं है, फेसबुक पे हम लोग देख लेते हैं। फेसबुक पे अगर किसी ने कोई सवाल किया हो। हम्म, इंस्टा पे देख लेते हैं, इंस्टा पे क्या सवाल है। क्या सवाल है इंस्टा पे? अच्छा, इंस्टा पे ठीक है। तो ये कुल मिलाकर था जो, और बाकी जो सीट हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इस पर भी हम बहुत जल्द, जैसे ही आंकड़े हमारे पास आते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये बाकी जो साथी नहीं जुड़ पाए लाइव, वो वेबसाइट पर जाकर खबर पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर भी खबर इसमें है, खबर
लिखा गया है। बाकी कंक्लूज़न ये है कि राजद की हार क्यों हुई अररिया में, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमने आपको बताया कि राजद 20,000 वोटों से हारी, पिछले बार 1,37,000 वोटों से हारी थी। इस बार वो मार्जिन घटकर 20,000 पे आया। तो किस तरीके से राजद का जो MY समीकरण रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण, वो कहीं ना कहीं अररिया में सफल होते हुए इस बार दिख रहा है कि इसलिए ये मार्जिन कम हुआ और राजद जो है 5,80,000 वोटों तक पहुंची। अ, उसके अलावा हमने आपको बताया किस तरीके से जो बसपा और निर्दलीय 5-6 मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनमें जो वोट का बंटवारा हुआ, 5 मुस्लिम उम्मीदवार थे। तो गैसुल आज़म, मोबिनुल हक, इस्माइल, मुश्ताक और जावेद, ये जो 5 मुस्लिम उम्मीदवार थे और एक बसपा के और बाकी 2 निर्दलीय, 2 किसी छोटी पार्टी से, भारतीय मोमिन फ्रंट और नेशनल रोड मैप पार्टी, ये छोटी पार्टियां हैं। तो ये जो 5 उम्मीदवार थे, इनमें जो वोटों का बंटवारा हुआ करीब 40,000 का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। भाई भाई के लड़ाई की वजह से जो सरफराज आलम के समर्थक थे कुछ, वो उन्होंने राजद को वोट नहीं किया, ये एक फैक्टर रहा। और सरफराज आलम ने जो एक सभा की थी, वहाँ पर राजद, तेजस्वी यादव और लालू के यादव के खिलाफ नारे लगे थे टिकट कटने के बाद। तो सरफराज आलम समर्थकों में एक संदेश चला गया था कि राजद के खिलाफ वोट करना है। वो रहा एक फैक्टर। पप्पू यादव का फैक्टर रहा कि पप्पू यादव को जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट नहीं छोड़ा गया उनके लिए, पूर्णिया सीट, तो ख़ास के राजद ने जो वहाँ उम्मीदवार दे दिया और राजद ने सीट नहीं छोड़ा कांग्रेस के लिए, वो तो उसका गुस्सा राजद के खिलाफ आसपास की सीटों पर दिख रहा था। खासकर जहाँ राजद के उम्मीदवार थे, वहाँ पर वो गुस्सा क्लियर दिखा, उसका एक असर रहा। बाकी इसमें हमने आपको ये भी बताया कि राजद का वोट परसेंटेज भी इस बार अररिया में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2019 में राजद 41.14% वोट लाई थी, इस बार राजद 61.31% वोट लाई है। वहीं भाजपा का वोट प्रतिशत जो है वो 52-53% लगभग 52.87 है, 53 ही मान लीजिए, 53% से घट कर 47.91 यानी लगभग 48% पे पहुंच गया है। तो 5% वोट घटा है भाजपा का, और वहीं 5% वोट भाजपा का घटा है और 5% राजद का वोट लगभग बढ़ता हुआ इस बार दिख रहा है अररिया के अंदर। तो ये था। बाकी हमने आपको चार्ट बना के भी कैसे समझाया पूरा के किस विधानसभा में राजद के वोट में बढ़त हुआ है। तो हमने आपको बताया कि राजद के वोट में बढ़ोतरी, राजद के वोट में बढ़ोतरी आपको अररिया में दिखता है, फॉरबिसगंज में दिखता है। अररिया में 1,07,000 से 1,22,000 राजद पहुंच गई। फॉरबिसगंज में 74,000 से 87,000 पे पहुंच गई राजद। रानीगंज में 67,000 से 83,000 पे पहुंच गई। नरपतगंज में 61,000 से 88,000 पे पहुंच गई। सिकटी में 60,000 से 75,000 पे पहुंच गई। और पोस्टल बैलेट में 73 से 1,148 वोट पे पहुंच गई। लेकिन और जो कि हाट में 1,10,000 से 1,21,000 पे पहुंच गई। तो ये राजद के वोट का हर जगह बढ़ोतरी हुआ। बीजेपी के वोट का वहीं पे आप देखेंगे अगर, तो अररिया में बीजेपी का वोट 77,000 से 74,000 पे पहुंच गया, 3,000 का लगभग नुकसान है। जो कि हाट में 55,000 से 56,000, 1,01,000 का बढ़ोतरी जो कि हाट विधानसभा में भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। फॉरबिसगंज में 1,25,000 से 1,26,000, 1,000 का बढ़ोतरी फॉरबिसगंज में दिख रहा है भाजपा के लिए। रानीगंज में आएंगे आप, 1,09,000 से 1,22,000 पे पहुंच गई भाजपा। तो रानीगंज में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी भाजपा का दिख रहा है। वहीं नरपतगंज में आएंगे आप, तो 1,30,000 से भाजपा 1,06,000 पे पहुंच गई। 24,000 का नुकसान नरपतगंज में भाजपा को हुआ। सिकटी में 1,19,000 से 1,12,000 पे भाजपा पहुंच गई। तो यहाँ पे भाजपा को लगभग आप देखेंगे तो 7,000 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये पूरा आपको हमने बताया। बाकी आप वेबसाइट पे डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये हम आपसे लाइव जुड़े थे आधे घंटे के लिए करीब। जो भी आपके सवाल हो बाद में भी कमेंट करके कर सकते हैं, जिस हद तक हो सके हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत जल्द हम आएंगे पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में
का जो चुनाव रहा उस पर एक नज़र डालेंगे और उस पर बात करेंगे कि कैसे कहाँ पर किसकी हार हुई, क्या वजह रहे, और जैसे ही ये आंकड़े हमारे पास बूथ वाइज आते हैं हम उस पर रोशनी डालेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या फैक्टर रहा, किस इलाके में किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।